Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is the first lecture of first real lecture of assessment of fetal well-being. आपकी बुक में जो assessment of fetal well-being है उसमें मेनली उन्होंने 3 टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं. डिटेल अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके बाद कार्डियोटोपोग्राफी एंड द रोल ऑफ डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी. तो आज जो टॉपिक मैं आपसे रिवाइज करवाऊंगी वो है CTG, दैट इज कार्डियोटोपोग्राफी. जो असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है स्पेशली ड्यूरिंग द थर्ड टाइमेस्टर. वैसे तो फर्स्ट टाइमेस्टर सेकंड टाइमेस्टर में डिफरेंट टेस्ट हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग, लेकिन क्योंकि CTG इज रिलेटेड टू थर्ड टाइमेस्टर, so the different methods that are used to assess fetal well-being during the third trimester are different in during antenatal period, without labor and during labor. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड और ड्यूरिंग लेबर. अगर थर्ड टाइमेस्टर में हम उसको नज़र में रखें तो थर्ड टाइमेस्टर में जो असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग में जो सबसे सिंपल मेथड है दैट इज आस्किंग द मदर अबाउट द फीटल मूवमेंट्स, वेदर दे आर सेटिस्फैक्ट्री फॉर द मदर और दे आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है जस्ट ऑस्कल्टेटिंग द फीटल हार्ट. फीटल हार्ट आप सुन सकते हैं. जो डॉपलर एक जो डिवाइस है जिसको हम सोनिकेट कहते हैं, उसके ज़रिए आप उसमें मॉनिटर भी होता है, हार्ट रेट डिस्प्ले भी हो रहा होता है और आप उसको ऑडिबल भी होता है, पेशेंट भी सुन सकती है, डॉक्टर भी सुन सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद जो अगला आ जाता है दैट इज़ द अल्ट्रासोनोग्राफी. अल्ट्रासोनोग्राफी में वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में डॉक्टर हम डिस्कस करेंगे. उसमें जो है कि बायोफिजिकल प्रोफाइल आ जाता है. अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप डायरेक्टली बेबी को विजुअलाइज कर लेते हो, फीटल मूवमेंट्स देख लेते हो, फीटल हार्ट रेट देख लेते हो, अमाउंट ऑफ द लाइकर देख लेते हो इन विदाउट लेबर इन एंटीनेटल. उसके बाद जो चौथी चीज़ है असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग इन एंटीनेटल पीरियड इज कार्डियोटोपोग्राफी, दैट इज CTG. CTG क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ द फीटल हार्ट रेट. The cardiotopography is the continuous tracing of the fetal heart rate used to assess fetal well-being together with the assessment of the uterine activity. तो जो एंटीनेटल पीरियड में CTG की जाएगी, ऑब्वियसली उसमें यूट्राइन एक्टिविटी तो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट या एडमिशन CTG या फीटल वेलबींग के लिए जो है हम टेस्ट करेंगे, उसको हम एडमिशन CTG कहेंगे या NST कहेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट. ठीक है जी. क्योंकि उसमें कोई पेशेंट पे स्ट्रेस नहीं होता, लेबर का स्ट्रेस नहीं होता, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही. तो ये तो 4 प्रूव मेथड्स हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग ड्यूरिंग विदाउट लेबर. लेबर में थोड़ा चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. लेबर में यूजुअली अल्ट्रासोनोग्राफी इज डन इन द लेबर रूम. उसमें हम जस्ट फीटल हार्ट देख सकते हैं. पेशेंट जो होता है लेबर में होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बायोफिजिकल प्रोफाइल और डिटेल अल्ट्रासोनोग्राफी. जस्ट हम अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वी कैन लुक फॉर सेंट्रल लोकलाइजेशन एंड फीटल हार्ट रेट असेसमेंट. उसके बाद जो दूसरा है असेसमेंट ऑफ द कलर ऑफ द लाइकर. और जो कलर ऑफ लाइकर ऑब्वियसली ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड नहीं देखा जा सकता. क्यों? क्योंकि कलर ऑफ लाइकर देखने के लिए मेम्ब्रेन शुड बी एब्सेंट एंड द सर्विक्स शुड बी डायलेटेड. तो दीज ऑल जो ये दोनों इवेंट्स हैं दे आर अकर ड्यूरिंग लेबर. इसलिए दे असेसमेंट ऑफ द जो कलर ऑफ द लाइकर इज कैन ओनली बी डन ड्यूरिंग लेबर. ये एक मेथड है. उसमें मेकोनियम जो आप पढ़ चुके हुए हो कि ग्रेड्स ऑफ मेकोनियम होते हैं. अगर लाइकर क्लियर है तो इट मीन्स के कोई डिस्ट्रेस नहीं है. अगर वो डार्क लाइट ग्रीन हो गया है तो इट इज सम एलिमेंट ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, और अगर वो डार्क ग्रीन है तो इट इज द इंडिकेटर ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस. तो कलर ऑफ द लाइकर असेस किया जा सकता है. उसके बाद तीसरा मेथड है दैट इज द CTG, जो कि कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की जाती है ड्यूरिंग लेबर. और जो चौथा मेथड है दैट इज द मोस्ट रिलायबल इज द फीटल ब्लड स्कैन सैम्पलिंग. फीटल ब्लड स्कैन सैम्पलिंग के लिए भी इट इज कांट बी डन ड्यूरिंग विदाउट लेबर और इट कांट बी डन विदाउट रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स. तो इन दोनों
assessment of the color of the lichen and for the fetal blood scalp sampling, ये दोनों प्री रिक्विजिट्स होने लाजमी है। एक तो मेम्ब्रेन रप्चर हो और सर्विक्स डायलेटेड हो, ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो आप ये दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल। बुक से आपको ये पढ़ाने का मकसद इस वक्त मेरा सिर्फ ये है ताकि आप कम से कम अपना जो टेक्स्ट है वो आपका रिवाइज हो जाए और आपको पता चल जाए कि कितना आपको आना चाहिए। इसके बाद आगे चल के उन्होंने बताया है कि सीटीजी जो है उनमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिकॉर्डिंग द फीटल हार्ट रेट होती है और दूसरा ये दरवाजा बंद करो, एक फीटल हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग होती है और सेकंड जो है असेसमेंट ऑफ द यूट्राइन एक्टिविटी, इसलिए हम इसको कार्डियो टोपोग्राफ कहते हैं। ठीक है जी। It is also sometimes called electronic fetal monitoring या external electronic fetal monitoring। अच्छा, उसके बाद जो प्री रिक्विजिट्स हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड आपने कब करनी है, किस तरह करनी है। तो एक तो पेशेंट को आपने जब भी अगर आपने ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड और द असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग आपने देखनी है तो आपने पेशेंट से हमेशा ये पूछना है कि वेदर शी हैज़ टेकन सम मील बिफोर डूइंग द टेस्ट, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेशेंट जो हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया में होते हैं। ज़ाहिर है थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है ग्लूकोज डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है और अगर पेशेंट ने भी इसमें 4 से 6 घंटे या 8 घंटे की फास्टिंग हो तो अक्सर जो है वो सीटीजी प्रॉपर नहीं आती या वो सीटीजी वो नहीं होती जिसके ऊपर आप वो डिसाइड कर सको। इसलिए हमेशा आप पेशेंट को कहें कि कोई वो ड्रिंक लेके आए, कोई स्वीट ड्रिंक ले ले, जूस ले ले, कुछ खा पी के आए, बिल्कुल वो खाली पेट ना हो। ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो रिकॉर्ड करने का तरीका है कि इट शुड बी पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन इन कंफर्टेबली इन द लेफ्ट लैटरल और सेमी रिकम्बेंट पोजीशन टू अवॉइड कंप्रेशन ऑफ द मैटरनल वेना केवा। अगर उसको आप सीधा लेटाएंगे, अब एक तो सबसे बड़ी बात ये कि प्रेग्नेंट पेशेंट जो फुल टर्म है, इट विल नॉट बी पॉसिबल हर टू ले सुपाइन, बिल्कुल वो फ्लैट नहीं लेट सकेगी। हमेशा पेशेंट को लेफ्ट टेल पे लेटाते हैं ताकि जो अवॉइड कंप्रेशन ऑफ द मैटरनल वेना केवा उसको प्रिवेंट करें। उसके बाद सीटीजी का जो कंपोनेंट है उसमें अगर आपने लेबर रूम में देखी भी है तो उसमें दो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, एक जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड करता है और एक फीटल हार्ट रेट को रिकॉर्ड करता है। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती जाती हैं। इसके अलावा एक जो होता है इंस्ट्रूमेंट आप कह लें, वो पेशेंट के लिए प्रोब सा होता है, पेशेंट खुद से अपनी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस उसको ट्रांसड्यूसर जो होता है उसको वो प्रेस करती जाएगी और जब इसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होगी तो वो उससे कहते हैं उसको प्रेस कर देगी और वो पेपर पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तीसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द सीटीजी, कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए। अगर आप 5 मिनट की सीटीजी करेंगे 10 मिनट के लिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एटलीस्ट इट शुड बी मिनिमम फॉर 20 मिनट्स एंड मैक्सिमम फॉर 40 मिनट्स। So recordings are then made for at least 30 minutes with the output from the CTG machine producing 2 lines traced on a running piece of paper, one on a tracing of fetal heart rate and second a tracing of the uterine activity. The mother may be given a button to press to record any fetal movements that she felt. In addition, the CTG machine may record fetal movements detected by a topodynamometer. ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं फीचर्स हैं, ये तो इसके प्री रिक्विजिट हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सीटीजी किस पोजीशन में करते हैं, उसके लिए पहले आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जब सीटीजी करनी है तो सीटीजी जाहिर करने के लिए आपको फीटल हार्ट पता होना चाहिए। तो सीटीजी करने से पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट जब आपके पास आएगी जनरल फिजिकल के बाद आप सब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर फीटल हार्ट को आप लोकेट करेंगे। अगर तो फैलिक पोजीशन है तो ऑब्वियसली राइट या लेफ्ट आइलिक फॉसा में बिलो द इम्प्लाइकस फीटल हार्ट ऑस्कल्टेट किया जाएगा। ठीक है जी। और अगर वो ब्रीच है तो ऑब्वियसली आप गलत भी कर सकते हैं, आपने पीए किया ही नहीं और आपने सिर्फ राइट या लेफ्ट आइलिक फॉसा की तरफ जो है मिडवे बिटवीन द इम्प्लाइकस, यूजुअली फीटल हार्ट कहाँ देखते हैं, मिडवे बिटवीन द इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड इम्प्लाइकस। लेकिन आपने पीए नहीं किया, आपने सिर्फ वहाँ पे प्रोब रख दिया और बेबी जो है वो ब्रीच है। तो ब्रीच में तो जाहिर है ऑब्वियसली जो हेड है उसके ऊपर होगा, तो फीटल हार्ट सेट शुड बी ऑस्कल्टेटेड अबव द इम्प्लाइकस आइदर ऑन द राइट और लेफ्ट साइड। इसी तरह अगर ट्रांसवर्स लाई है या ऑब्लिक लाई है तो पोजीशन ऑफ द फीटल हार्ट चेंज हो जाएगी।
कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर डॉक्टर जो है वो पल्पेट ना करके देखे, पोजीशन उसकी लाई एसेस ना करे, तो मैटरनल परसेशन भी रिकॉर्ड होती रहती है। इसलिए सबसे पहले इसका ये कि आपने लाजमन जो है सीटीजी प्रोब फीटल हार्ट कंफर्म करने लेने से पहले आपने ये करना है। उसके बाद आप फीटल हार्ट कंफर्म करें और उसके बाद फिर जो है प्रोब रखें और उसको बेल्ट से फिक्स करें। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो आप सबको पता है कि 4 फीचर्स हैं। दैट इज द बेसलाइन रेट, वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशंस एंड डिसेलरेशंस। ठीक है जी। बट उसके बाद उन्होंने बताया कि फीटल कार्डिक बिहेवियर इज रेगुलेटेड थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड बाय वेजोमोटर, कीमोरिसेप्टर्स एंड बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म। जिस तरह के एक अडल्ट में ये सारे मैकेनिज्म जो रिसेप्टर्स हैं ये फीटल हार्ट रेट कंट्रोल करते हैं, इसी तरह सेम विद द बेबी। Pathological events such as fetal hypoxia modify these signals and hence cardiac response, including variation in the fetal heart rate patterns, which may be detected and recorded in the CTG. CTG हम क्यों करते हैं? फिर हम देखते हैं कि फीटस जो है नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं, हाइपोक्सिक तो नहीं है। तो ये जो फीटल हाइपोक्सिया जो है इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी, फीटल हार्ट रेट पैटर्न में चेंज आएगा, सीटीजी रिकॉर्ड करेगी और उससे हम इंटरप्रेट करेंगे। Features that are reported from a CTG to define more normality and identify abnormality and potential concerns for fetal well-being include। ये 4 जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, ये चीज़ें जो हैं डिफरेंट फैक्टर से इफेक्ट होती हैं। फीटल हार्ट रेट ज़्यादा भी हो सकते हैं, फीटल हार्ट रेट कम भी हो सकते हैं। मैटरनल जो डिजीजेस हैं उसको भी आपने मद्देनजर रखें। अगर मैटरनल टैकीकार्डिया है तो फीटल हार्ट रेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। मैटरनल जो है माँ को टेम्परेचर है पायरेक्सिक है तो उसमें भी फीटल हार्ट ज़्यादा होगा। CTG must be interpreted in the context of any risk factors. For example, suspected FGR or fetal anemia, and all features must be considered in order to make a judgment about the likelihood of fetal compromise. एक अगर आपको CTG दे दी जाए लेकिन आपको हिस्ट्री ना पता हो तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो मैटरनल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको माँ का भी पता होना चाहिए, माँ में क्या एंटीनेटल रिस्क फैक्टर है, माँ में इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर क्या है। हो सकता है माँ पहले से हाइपरटेंसिव भी हो, बच्चा IUGR वाला, ठीक है, एनीमिक हो, उसके बाद ड्यूरिंग लेबर को इंसल्ट हुई हो, कि एपीएच का एपिसोड हुआ है, रप्चर मेम्ब्रेन्स है, पेशेंट को फीवर हो गया है, तो ये जो सब फैक्टर्स हैं ये CTG को इफेक्ट करेंगे। तो आपको हिस्ट्री जो है माँ की लेनी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसलाइन रेट, बेसलाइन रेट आपको पता है कि इट इज बिटवीन द स्टैंडर्ड जो लिया जाता है 110 to 150। अगर प्री टर्म बच्चा है तो क्योंकि उसमें पैरासिम्पैथेटिक अभी जो है उसको टाइम लगता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मैच्योर होने में, तो उसमें 160 जो बीट है दैट इज द टेकन एज द अपर लिमिट। बेसलाइन रेट जो है उसको डिटरमिन करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 मिनट की स्ट्रिप होनी चाहिए आपके पास। इससे कम के ऊपर आप बेसलाइन रेट को कमेंट नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा जो रेट होगा 110 150 से ज़्यादा होगा, इट इज़ लेबल एज टैकीकार्डिया, और अगर 110 से कम है इट विल बी लेबल्ड एज ब्रैडीकार्डिया। Fetal tachycardias can be associated with maternal and fetal infection like acute fetal hypoxia, fetal anemia, and drugs such as adrenoreceptor agonist, for example, Rytary। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। इन फैक्टर्स को जाने बगैर आप CTG पे कमेंट करना इंतहाई गलत साबित होगा। अगर फीटल हाइपोक्सिया भी हो सकता है लेकिन फीटल एनीमिया भी हो सकता है, और माँ की इन्फेक्शन भी हो सकती है, बच्चे की इन्फेक्शन भी हो सकती है, तो ये सब फैक्टर्स जानने ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो अगला फैक्टर दैट इज इम्पोर्टेंट है, दैट इज बेसलाइन वेरिएबिलिटी। बेसलाइन वेरिएबिलिटी क्या है? अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव फीटल हार्ट beats varies. This is called short-term variability and increases with increasing gestational age. It is not visible on standard CTG but can be measured by computer-assisted analysis. In addition to these beat-to-beat variation in heart rate, that are longer-term fluctuations in heart rate occurring between 2 and 6 per minute, जो कि 2 से 6 मिनट के दरमियान जो फीटल हार्ट रेट में चेंजेस आती हैं, दिस इज नोन एज बेसलाइन वेरिएबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी उनको कह रहे हैं कि आप उसको मुहैया नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कंप्यूटर असिस्टेड एनालिसिस ना हो। So normal baseline variability reflects a normal fetal autonomic nervous system.
Baseline variability is considered normal when it is less than 10 beats per minute. 10 से 25 के दरमियान नॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी होती है. अगर 10 से कम है इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल, और अगर 5 से भी कम है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है. As well as gestational age, baseline variability is modified by fetal sleep states and activity, and also by hypoxia, fetal infection, and drugs suppressing the central nervous system, such as opioids and hypnotics. All of which reduce baseline variability. तो अगर आप CTG को देखें जिसमें कि baseline variability है, तो सवाल आपने क्या पूछे कि gestation age कितनी है. बेबी प्रीमेच्योर तो नहीं है क्योंकि उसमें ऑटोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ. उसके बाद माँ को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, माँ ने कुछ जो है ये भी हो सकता है बेबी स्लीपिंग फेज में हो, मेटर्नल हाइपोक्सी भी हो सकता है, फीटल इन्फेक्शन भी हो सकती है, कुछ ऐसी ड्रग्स हो सकती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुप्रेस करें, लाइक ओपियोइड्स जो कि पेन किलर के लिए दिए हैं, पेन के लिए दिए हैं, हिप्नोटिक्स जो हैं, माँ ने कोई ऐसी दवाई ले ली, तो ये सारे सवाल पूछने लाजमन है. उसके बाद एज द फीटस डिस्प्लेस डीप स्लीप साइकिल्स ऑफ 20 to 30 minutes at a time, baseline variability may be normally reduced for this length of time, but should be preceded and followed by a period of normal baseline variability on the CTG trace. इसका मतलब ये है कि अगर स्लीपिंग पैटर्न आ रहा है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी जो है वो 10 से कम है, तो आपने क्या करना है, आपने उस पर एक्शन नहीं लेना, आपने टाइम देना है. हो सकता है कि बेबी स्लीपिंग फेज में हो, उसके बाद तकरीबन आधे घंटे या घंटे के बाद आप CTG रिपीट करेंगे. इस दौरान हम पेशेंट को जो अपनी आपकी पेशेंट है उसको कहेंगे कुछ खा पी ले ताकि बेबी में ग्लूकोज चाहे थोड़ी सी एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो, और उसके बाद आप जो है वो 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के बाद CTG रिपीट करेंगे. और अगर वो सेम आती है इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो बेहतर हो जाती है इसका मतलब है कि कोई बेबी या हाइपोक्सिक था या उसमें उससे हाइपोग्लाइसीमिया में था या उसको स्लीपिंग फेज में था. तो इस तरह आप एक सिंगल CTG पे आपने कमेंट नहीं करना, आपने उसको रीअसेस करना है आफ्टर डूइंग these all measures. इन मेजर्स को हम कहते हैं इन यूट्रो रिससिटेशन. CTG अच्छी नहीं आ रही, स्लीपिंग पैटर्न आ रहा है, पेशेंट में कोई इवेंट नहीं है, पेशेंट में कोई ऐसा मसला नहीं है, हिस्ट्री नॉर्मल है, पेशेंट जो है उस लेबर में नहीं है, तो आप उससे कहें चीज खा पी लें, जाके थोड़ा रेस्ट करें, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटें ताकि इन यूट्रो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करें. तो उसके बाद आप हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद CTG रिपीट करें. लेकिन अगर पेशेंट लेबर में है फिर जाकर आप उसको IV फ्लूइड दे सकते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन दे सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. अगर वो सुपाइन में लेटी है तो उसको लेफ्ट लैटरल में करें, अपने हाथ से पिए करके आप कोशिश करें कि बेबी को थोड़ा मूव करें, उससे भी जो है बेसलाइन वेरिएबिलिटी बेहतर हो जाएगी. उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन. इसको डिफाइन कैसे करना है, इंक्रीज इन द बेसलाइन फीटल हार्ट रेट ऑफ एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड. ये 15-15 का आप याद रखें कि 15 सेकेंड तक रहेगी और 15 बीट्स जो है फ्रॉम द बेस लाइन ये ऊपर जाएगी. The presence of 2 or more accelerations on a 20 to 30 minutes antepartum fetal CT defines a reactive trace and is indicative of non-hypoxic fetus. ठीक है जी, अगर ये इसको हम कहेंगे एक रीअश्योरिंग की CTG है जिसमें 2 से 3 एक्सेलरेशंस आ गई हैं 30 मिनट के अंदर. माँ जो है लेबर में नहीं है, क्योंकि लेबर में तो कंटिन्यूस चल रही होती है ना CTG, उसमें तो ज़ाहिर किसी भी वक्त कोई इंसल्ट हो सकता है, तो हम पेशेंट को रीअश्योर करेंगे और आराम से घर जा सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद डीसलेशन आ सकती है. डीसलेशन जो वो फैक्टर है जो कि नॉर्मल CTG में नहीं होना चाहिए. ये एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होगा. फीटल हार्ट रेट रिडक्शन, फीटल हार्ट रेट of 15 beats per minute or more lasting for more than fetal 15 seconds. Decelerations can be indicative of fetal hypoxia or umbilical cord compression. There is a high chance of fetal hypoxia being present if there are additional abnormal features such as reduced variability और baseline tachycardia. इसको हम कह देंगे पैथोलॉजिकल CTG या नॉन रीअश्योरिंग CTG. अगर उसमें 3 फैक्टर्स जो हैं खराब हो गए, तो डिसेलरेशंस भी आ रही हैं, उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया भी चल रहा है या टैकीकार्डिया चल रहा है और उसकी वेरिएबिलिटी भी कम हो, तो इस CTG को हम इग्नोर नहीं कर सकते. हम इसको रिपीट करेंगे, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर हम कोई डिसीजन तक जाएंगे. अच्छा जी, अब अभी पिक्चर देखें. इसमें
एक तो सबसे पहले ऊपर वाला जो टेस्ट है वो आपको ऑब्वियसली है कि उसमें हार्ट रेट है 120, 140, 160, 180 बीट्स हैं। उसके बाद जो है उसमें रिड्यूस वेरिएबिलिटी आप देख सकते हैं कि ये 10 to 15, 25 बीट्स के दरमियान नहीं है। रिड्यूस वेरिएबिलिटी उन्होंने लेबल भी किया हुआ है, तो ये तो इंटरप्रेट करने आपके लिए बड़ी आसान है। सेकंड जो उसका ग्राफ है उसके अंदर यूट्राइन एक्टिविटी जो कि एक बिल्कुल स्लो सी नॉर्मल एक्टिविटी है, कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही। अच्छा, अगली पिक्चर में देखें जिसमें कि डिसलेशन नज़र आ रही है, ठीक है जी, और उसमें जो है वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस है, ये आप देख सकते हैं। बड़ी क्लासिकल उनने बुकिश जो है पिक्चर वो जो है नज़र आ रही है आपको डिसलेशन की, और उसमें आप देख सकते हैं कि वो वेरिएबल डिसलेशन है, नॉट वेरिएबल, या आप इसको लेट डिसलेशन भी कह सकते हैं। और उससे कहते हैं बिल्कुल उन्होंने लेट डिसलेशन लेबल किया हुआ है बिकॉज दे आर अकरिंग आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। अभी जब हम डिसलेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसलेशन, अर्ली, लेट एंड वेरिएबल। तो जो अर्ली ये वेरिएबल लेट डिसलेशन है बिकॉज दे आर अकरिंग आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ पे थोड़ी सी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसके बाद डिसलेशन आ रही है, इसका मतलब है कि बेबी इज हाइपोक्सिक और वो उसको रिकवर करने में फीटल हार्ट को ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन जो है टाइम ले रहा है। और ये एक इस सीटीजी पे अगला एक्शन क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीटीजी हो रही है, इसका मतलब है डिसलेशन आ रही है जो कि एक पैथोलॉजिकल सीटीजी है। इस पे आपने एक्शन ये करने के आइदर go for to deliver if the patient is in labor, either deliver the baby, or if the facilities of fetal blood cells scalp sampling is present then go for fetal blood scalp sampling। तो ये जो है ये सीटीजी जो है इसमें आप देख सकते हैं एडमिशन कार्डियोटोकोग्राफ फॉर्म अ टर्म प्रेगनेंसी। ऑल्दो द बेसलाइन हार्ट रेट इज नॉर्मल, हार्ट रेट बेसलाइन कितना है 140 पर मिनट। There is reduced variability in absence of fetal heart rate accelerations and multiple decelerations. The decelerations were occurring with uterine after uterine tightening and are therefore term late. यानी कि अभी यूट्राइन एक्टिविटी बिल्कुल स्लाइड सी है जिसको हम कह लें कि माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड इंटेंसिटी की कॉन्ट्रैक्शंस है, लेकिन उनके साथ ही ये बड़ी सिग्निफिकेंट डिसलेशंस एंड दैट आर लेट डिसलेशन। तो ये इसका मतलब है कि बेबी कंडीशन इज नॉट गुड इनसाइड द यूट्रस। From the above description, a normal antepartum fetal CTG can therefore be defined as a baseline of 110 to 150 beats per minute with the variability exceeding 10 beats per minute and more than one acceleration being seen in 20 to 30 minutes stretching and with no deceleration. Reduced variability, absence of acceleration and presence of decelerations are all suspicious features. A suspicious CTG must be interpreted within the clinical context. इसका क्या मतलब है विदिन द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट कि आप हिस्ट्री असेस करें, आप मरीज का एग्जामिनेशन करें, हिस्ट्री में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या पेशेंट कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है जी, पेशेंट में कोई एपीएच का एपिसोड तो नहीं हुआ, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सारे आपने फैक्टर्स जो है इनको आइडेंटिफाई करने हैं और उसको आप मद्देनजर रखें या उसकी रोशनी में आपने सीटीजी को इंटरप्रेट करना है। If many antenatal risk factors have already been identified, a suspicious CTG may warrant delivery of the baby. Although where no risk factors exist, a repeated investigation later in the day may be more appropriate. उन्होंने कहा कि या तो अगर आपके पास CTG ऑलरेडी मदर में रिस्क फैक्टर्स हैं, मदर हाई रिस्क है और सीटीजी भी खराब होनी शुरू हो गई है तो गो फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। लेकिन अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं, एक सिंगल सीटीजी को जो कि सस्पिशियस आ गई है आपके पास और उससे कहते हैं ये पैथोलॉजिकल आ गई है, तो फिर आप उसको रिपीट करें सेकेंड टाइम। ये एक अच्छी सीटीजी है, नॉर्मल fetal cardiotocography showing normal late rate, normal variability and the presence of acceleration. Ideal CTG ये तीनों कंपोनेंट बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, वेरिएबिलिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और फीटल हार्ट रेट इज बिटवीन 130 and 140 बीट्स पर मिनट जो बेस लाइन है उसकी, तो ये इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल सीटीजी। उसके बाद अब उन्होंने बात की कंप्यूटराइज कार्डियोटोकोग्राफी जो कि हमारे यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, और उसमें ये कि वो सीटीजी जो है क्योंकि सीटीजी में ह्यूमन एरर बड़ा आ जाता है, हर एक की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है,
हर एक की उसमें उसको डिफरेंट तरीके से कोई लोग इंटरप्रेट करेंगे। उसमें जो ज़्यादा इससे हायर लेवल की है, दैट इज कंप्यूटराइज्ड सीटीजी इंटरप्रिटेशन is objective and more consistent than standard CTG interpretation, and there are normal ranges for computerized CTG parameters available throughout the station. Fetal heart rate variation is the most useful predictor of fetal well-being in small for gestational age fetuses, and the short-term variation has been associated with high rate of metabolic acidemia and early neonatal death. तो उन्होंने कहा कि जो प्री टर्म बच्चे हैं उनके अंदर fetal heart rate variations are more important as compared to accelerations. इसको जो है वो कहते हैं कि बेहतर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सीटीजी। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास आ गई उसकी बेसिक्स बातें सीटीजी। अब हम थोड़ी सी लेबर में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सीटीजी आपकी उन्होंने 3-4 पोर्शंस में दी, 2-3 चैप्टर्स में डिफरेंट दी हुई है। ये आपने जो पोर्शन में डिस्कस किया ये असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग से किया। अब जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं लेबर के चैप्टर में से कि पैथोलॉजिकल सीटीजी क्या होती है और उसमें कैसे आपने एक्शन लेना है। लेबर का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 12। सबसे पहले नॉर्मल लेबर में ऑब्वियसली ज़्यादा उसकी मैनेजमेंट तो मैं डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ उसमें मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूँगी ताकि मैनेजमेंट ऑफ लेबर जो है असेसमेंट आपने कैसे करनी है, क्या क्या करना है। फीटल असेसमेंट, ठीक है जी। फीटल असेसमेंट इन लेबर, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि 4 चीज़ें हैं, उन्होंने भी लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ द amniotic fluid, fresh meconium staining, absence of fluid, and heavy blood stained fluid of bleeding are markers of potential fetal compromise. Intermittent auscultation of the fetal heart rate using a Pinard stethoscope or a hand Doppler ultrasound. अगर पेशेंट लो रिस्क है, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई हाइपरटेंसिव नहीं, डायबिटिक नहीं, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स की हिस्ट्री नहीं है, एपीएच की हिस्ट्री नहीं है, तो जस्ट इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन इज इनफ। उसके बाद आ जाती है कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सीटीजी। उसके बाद सीटी जो है, क्योंकि हम एक्सटर्नल करते हैं लेकिन सीटीजी के लिए इंटरनल प्रोब भी अवेलेबल होता है, ठीक है, जिसको हम यूजिंग अ फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड से की जाती है। और उसके बाद जो सबसे last but not the least is fetal blood scalp blood sampling. That is the most reliable method. So CTG assessment जो है a healthy term fetus is usually able to withstand the demands of the normal labor. However, with each contraction, placental blood flow and oxygen transfers are temporarily interrupted, and the fetus that is compromised before labor starts will become increasingly so. Insufficient oxygen delivery to the fetal causes a switch from aerobic to anaerobic metabolism and result in generation of the lactic acid and hydrogen ions. In excess, these saturate the buffering system of the fetus and cause a metabolic acidosis, which, if prolonged and severe, can cause neuronal damage and permanent neurological injury, even intrapartum fetal death. इस सारी जो इंट्रोडक्शन का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि सीटीजी या इंट्रामार्टम फीटल मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों की जाती है। इसलिए की जाती है कि अगर एक हेल्दी फीटस है, जब लेबर स्टार्ट होती है तो इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है, कंटिन्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो जो है कॉम्प्रोमाइज होता है और उस दौरान बेबी को ब्लड फ्लो नहीं होता। ठीक है जी। अगर तो एक हेल्दी बच्चा है जिसमें कि नॉर्मल लेबर जा रही है, तो वो तो इस सारे जो प्रोसेस से बड़ा नॉर्मल तरीके से गुजर जाएगा, और उसमें जो है वो टेम्पररी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर और प्लेसेंटल ब्लड फ्लो है वो बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन अगर बेबी जो है ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं, बेबी जो है बेबी ऑफ द डायबिटिक और हाइपरटेंसिव मदर, और उसमें ऑलरेडी कोई IUGR का कंपोनेंट है या कोई इनसफिशिएंसी चल रही है, तो बेबी विल बिकम start becoming compromised with the progressive labor. जैसे जैसे लेबर प्रोलॉन्ग हो जो है कंटिन्यू करेगी, बेबी कॉम्प्रोमाइज है या लेबर प्रोलॉन्ग हो रही है, दोनों जो है फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें क्या होगा
कि जो रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म विल फ्रॉम कन्वर्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, लैक्टिक एसिड जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, उसमें फिर वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे दैट विल कॉज परमानेंट डैमेज टू द fetus brain and even death. सो हमें इस चीज़ को डिटेक्ट करना है, हमने इसको टाइमली डिटेक्ट करना है और टाइमली इंटरवीन करना है। ये भी नहीं कि हम हर एक वक्त से पहले इंटरवीन कर लें, और हमने ये देखना है कि हमने कब जो है वो उसको डिटेक्ट करना है और उसमें क्या एक्शन लेना है। हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस कॉजेज अ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द फीटल हार्ट रेट पैटर्न्स which can be detected by auscultation and the CTG. Obviously जो intermittent auscultation है उसमें तो हम पिक नहीं कर सकते, लेकिन जो CTG है उसमें ये चीज़ें पिक की जा सकती हैं अगर कंटिन्यूस की जा रही है। एडमिशन CTG वो होती है जिसमें आप पेशेंट आए और आपने CTG की, वो रीश्योरिंग की, ठीक है, लेकिन जो पेशेंट रिस्क फैक्टर्स आते हैं उनमें हमें कंटिन्यूस CTG करनी पड़ती है, जिसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते हैं। Hypoxia and acidosis cause a characteristic change in the fetal heart rate pattern, which can be detected by auscultation and CTG. Meconium is often passed by healthy fetus at or after term as a result of the maturation of the GAT. In this scenario, it is usually thin and very dark green. However, it may also be expelled from the fetus exposed to marked intrauterine hypoxia or acidosis. In this scenario, it is often thicker and much brighter green in color. इसलिए ये जो चीज़ें हैं फीटल हार्ट रेट, ऑस्कल्टेशन, सीटीजी, मेकोनियम, ये सब जो है चीज़ें असेस की जाती हैं। इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सीटीजी है सिर्फ। उसके बाद पहले उन्होंने बताया कि इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन, तो इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन का जो रूल है वो है लो रिस्क पेशेंट every 15 minutes during first stage and every 5 minutes during the second stage. और अगर आपको कोई abnormality लगती है तो then you should switch over to the electronic fetal monitoring. Electronic fetal monitoring जो है कब करनी है? Most of the women will also be advised to have continuous electronic fetal monitoring throughout labor using the CTG. Women who begin labor with intermittent auscultation will be advised to change to continuous electronic fetal monitoring if any complications occur during it. ठीक है जी, एक तो ये हाइपोटेंसिव मदर है, डायबिटिक मदर है, IUGR बेबी है, RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला बेबी है, ठीक है, इन सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें तो आपने करनी है इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो फिर आप इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन से स्विच ओवर करके तो इलेक्ट्रॉनिक पे जा सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सिग्निफिकेंट मेकोनियम स्टेनिंग ऑफ द एम्नियोटिक फ्लूइड, मेकोनियम पे भी पास करे लेकिन फीटल हार्ट ठीक है, आप CTG शुरू कर दें। एब्नॉर्मल फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन, आपने फीटल हार्ट इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन से सुन रहे थे, एवरी 50 मिनट्स आपको लग रहा है कि आइदर इट इज टैकीकार्डिया और इट इज ब्रैडीकार्डिया, गो फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। मैटरनल पायरेक्सिया, टेम्परेचर मोर देन 38 और 37.5 ऑन 2 occasions, फ्रेश ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ऑगमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन विद ऑक्सीटोसिन हुई है, आपने ऑगमेंटेशन करें विद ऑक्सीटोसिन, उसमें फिर आपको यू शुड बी मोर विजिलेंट। इसमें हाइपरस्टिमुलेशन भी हो सकती है, फीटल हाइपोक्सिया भी हो सकता है ऑक्सीटोसिन के साथ, तो फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग पर स्विच ओवर करना है। या मैटरनल रिक्वेस्ट, मदर जो है वो वेरी कॉन्शियस है, वो चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की जाए, तो यू शुड देन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक फीटल। The quality of CTG recording is sometimes poor because of the fetal position और maternal obesity। अगर आपने fetal जो है हार्ट रेट का प्रोब सही जगह नहीं लगाया या maternal obese है, उसमें रिकॉर्डिंग में फर्क आ सकता है। Fetal scalp electrode में overcome this problem, लेकिन उसमें अगर scalp electrode लगा दिया जाए तो वो ये चीज़ से आप ओवरकम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वही दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मेम्ब्रेन रप्चर हो और सर्वाइकल डायलेटेशन हुई और दूसरी बात हो कि कोई एक्टिव इन्फेक्शन ना हो लाइक HEV। इंटरप्रिटेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज करेंगे। नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट है बिटवीन 110 एंड 160 ओवर 20 मिनट, एवरेज ओवर 20 मिनट्स इंटरवल। तो जो एक CTG में फीटल हार्ट रेट देखने के लिए आपने कम से कम 20 मिनट से ऊपर की CTG करनी है। वेरिएबिलिटी बिटवीन 5 एंड 25, बेसिकली इट शुड बी मोर बिटवीन 10 एंड 25 जो है वो एक आइडियल वेरिएबिलिटी। एक्सेलरेशंस, 2 accelerations in 30 minutes CTG of at least 15 minutes lasting at least 50 seconds, and the absence of acceleration
Interpreting the CTG in labor is somewhat different to that of antenatal CTG, particularly in the second stage. ठीक है जी, सेकंड स्टेज जो है क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता है, फुल डायलिटेशन होती है, हेड पे प्रेशर पड़ रहा होता है, तो उसमें कुछ एक्सेलरेशंस आनी जो है लाइक अर्ली डिसलेरेशन जो है दैट आर नॉर्मल। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्टेज ऑफ लेबर कौन सी है। जैसे मैंने बार बार कहा है कि सिर्फ सीटीजी नहीं देखनी, मरीज भी देखना है। मरीज आप कि जी फीटल हार्ट जो है 120 है, 100 है, और वो आपको पता चले कि बेबी तो डिलीवर होने वाला है, ऑलमोस्ट अबाउट टू डिलीवर, तो उस वक्त जब सेकंड स्टेज में हेड कंप्रेशन हो रही होती है विद एवरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और सेकंड स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उनकी इंटेंसिटी भी बड़ी ज़्यादा हो जाती है और इनका इंटरवल कम हो जाता है, तो उसमें डिसलेरेशंस आर वेरी कॉमन। तो इसलिए पेशेंट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी पॉइंट। Interpreting the CTG in labor is somewhat different to that of antenatal CTG, particularly in the second stage. The absence of acceleration is of uncertain significance during labor, and the presence of early or variable decelerations later on in labor is extremely common and usually a sign of significant is not usually a sign of significant fetal components. उन्होंने कहा है कि अगर तो जो एक्सेलेरेशंस हैं वो विदाउट एंटीनेटल पीरियड में तो होनी जरूरी है, लेकिन अगर लेबर में अगर वो नहीं भी है, फीटल हार्ट रेट ठीक है, रेट ठीक है, अवेलेबिलिटी ठीक है, तो आप उसके मुतालिक परेशान ना हो। दूसरी बात ये है कि जो अगर डिसलेशंस आ रही हैं अर्ली और वेरिएबल, आगे मैं आपको बताऊंगी अर्ली और वेरिएबल क्या है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत है, स्पेशली इन द लेट first stage and second stage when the baby is about to deliver. ठीक है जी। Each feature of the CTG should be assessed each time a CTG is reviewed. Each features can be described as reassuring, non-reassuring, or abnormal according to the certain strict nationally agreed definitions outlined in the National Institute for Child Health and Care Excellence, जो NICE guidelines है। ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सीटीजी के हर फीचर को आपने मद्देनजर रखना है, हर चीज को देखना है और फिर उसको उसमें देखना है नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या सस्पिशियस है। इसलिए आपने हर दफा इन चीजों को नजर में रखना है। रीअश्योरिंग, नॉन एश्योरिंग, एबनॉर्मल, या आप कह लें कि नॉर्मल, एबनॉर्मल और सस्पिशियस। वन फीचर इज नॉन रीअश्योरिंग। ठीक है जी। तो ये अब जा जाती है टाइप्स ऑफ सीटीजी। सवाल ये भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ सीटीजी क्या है और टाइप्स ऑफ डिसलेरेशंस क्या है, तो दोनों में ये फर्क है। ठीक है, दोनों में ये फर्क है, आप इन दोनों को आपस में मिक्स अप नहीं करना। पहले हम सीटीजी के टाइप्स डिफाइन करें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटीजी। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहली जो टाइप है वो क्या है, नॉर्मल सीटीजी। नॉर्मल सीटीजी तो है हर चीज नॉर्मल है, कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, सब कुछ रीअश्योरिंग है। नॉर्मल सीटीजी इफ वन, उसको हम इफ ऑल फीचर्स आर रीअश्योरिंग देन सीटीजी इज क्लासिफाइड एज नॉर्मल। जो 12.18 फिगर है उसमें आप देख सकते हैं एक्सेलरेशंस भी हैं। ठीक है जी। नॉर्मल हार्ट जो फीटल हार्ट रेट है 130 पर मिनट की है और वेरिएबिलिटी भी नॉर्मल है। ठीक है जी। वेरिएबिलिटी जो उन्होंने कहा 10 से 15 बीट्स है और यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली वंस एवरी 5 मिनट्स और उसमें एक्सेलरेशन भी है। तो इसमें कोई चीज़ एबनॉर्मल नहीं, हर चीज़ उसमें है, कोई डिसलेशन नहीं। उसके बाद आ जाते हैं सस्पिशियस और नॉन रीअश्योरिंग सीटीजी। सस्पिशियस सीटीजी या उसे कहते हैं जो है थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ रही। इफ वन फीचर इज नॉन रीअश्योरिंग and the other things are reassuring, then CTG is classified as suspicious, normal, suspicious, pathological, 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है जी। अगर एक में खराबी है, 3 ठीक है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे suspicious CTG। If there are 2 or more non-reassuring features or any one abnormal feature, then the CTG is pathological. For example, टैकीकार्डिया भी है और वेरिएबिलिटी भी कम है, लेकिन इसका मतलब है कि जो इट इज अ सस्पिशियस सीटीजी। और उसके बाद अगर वेरिएबिलिटी ठीक है, रेट भी ठीक है, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया नहीं है, वेरिएबिलिटी जो है वो भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर डी सेल्स आ गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ देयर आर 2 or more non-reassuring features or any one abnormal feature, then CTG is pathological. ठीक है जी। Any reversible causes must be considered and addressed. ठीक है। अब ये CTG अब नॉर्मल आ गई है तो क्या करना है, फौरन सेक्शन नहीं करना। पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड एंड एड्रेस्ड। डिहाइड्रेशन को ठीक करें,
पेशेंट को हाइपोक्सिया में है तो ऑक्सीजन लगा दें, उसको लेफ्ट फ्लैट लेटी हुई तो उसको लेफ्ट लैटरल में लिटाएं, और इफ इट परसिस्ट further assessment of the fetal is necessary with FBS, fetal blood scalp sample। ठीक है जी, तो ये आपको कम से कम इतनी 3-4 मोटी मोटी बातें आनी चाहिए। सीटीजी अब नॉर्मल आ गई है, सीटीजी जो है पैथोलॉजिकल है, सस्पिशियस नहीं, पैथोलॉजिकल। ठीक है जी, उसमें पहले आप तो रिवर्सिबल कॉजेज ढूंढें, पेशेंट फ्लैट तो नहीं लेटी हुई, डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, उसके बाद उनको ठीक करें। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं है, सीटीजी हो रही, तो फिर आप स्कैल्प सैम्पलिंग करें। अगर स्कैल्प सैम्पलिंग नहीं है तो फिर उन्होंने कहा इफ दिट इज नॉट पॉसिबल और सेफ देन द बेबी शुड बी डिलीवर्ड विदाउट डिले। Unfortunately, the CTG can be difficult to interpret and it carries a significant false positive rate। इसका जो significant false positive rate है, यही वजह है कि जो सिटीज़ हैं, स्पेशली जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक वजह उसकी ये भी है, जब सिजेरियन सेक्शन रेट की कॉजेज पूछी जाए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन रेट, तो उसमें ये भी एक कॉज आती है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फीटल इलेक्ट्रॉनिक external fetal monitoring. It is often raises the possibility of fetal compromise when in fact the fetal is still in good condition। इसके false positive rate भी ज़्यादा है, इसलिए उसका अगला स्टेप उन्होंने कि FBS करें, fetal blood scalp sampling करें। In order that the use of the CTG does not lead to unnecessary intervention, FBS may be performed during labor to measure the fetal pH and base excess directly। ठीक है जी, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप उसको, अगर आप उससे अपना सिजेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा नहीं करना चाहते तो बेहतर है कि फिर आप FBS करें, फीटल ब्लड सैंपलिंग। लेकिन जहाँ ये टेक्निक FBS की अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा है। लाइक इन पाकिस्तान, अगर आप इससे यूके के रेट कंपेयर करें, वहाँ पे FBS को बड़ा रूटीन में करते हैं। अगर CTG ख़राब आ गई, मेकोनियम आ गया, तो उस पर हम हमारे यहाँ रूटीन होती है कि CTG ख़राब आ गई, एक दफ़ा रिपीट की, फिर उसी तरह ही है, तो हम उसको जो है वो सेक्शन के लिए स्विच चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो FBS करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं, इसलिए वहाँ पे सेक्शन जो है वो रेट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। Often these results are normal when the CTG is abnormal and labor can be continued with close monitoring। तो जैसा उन्होंने कहा है कि अक्सर जो होता है कि CTG abnormal आ रही होती है, लेकिन जब FBS करते हैं तो वो नॉर्मल रेंज में होती है। फीटल स्कैल्प सैम्पलिंग, तो ब्लड स्कैल्प सैम्पलिंग से पीएच चेक करते हैं, तो फिर वो लेबर को प्रोग्रेस होने देते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे यहाँ हायर सिजेरियन सेक्शन का रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि there is little doubt that babies' lives have been saved by the use of EFM, but its use also contributed to rise in cesarean section and mobility in labor and increase parental anxiety। This remains a challenge। अब ये अगली भी देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल CTG है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं एबनॉर्मल लेबर पे। इसमें भी हम देख लेते हैं कि कोई CTG है या नहीं। अच्छा, अब ये आप एक CTG देख सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट CTG दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें क्या है, पैथोलॉजिकल CTG सेकेंडरी टू यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन। क्या हो रहा है, यूट्राइन जो एक्टिविटी है वो एक्सेसिव यूट्राइन एक्टिविटी है। आप देख सकते हैं कि रिपीटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी वजह से फीटल हार्ट क्या इफेक्ट है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो है वो रिपीटेड डिसलेशन है, उसमें फीटल हार्ट में 120 से नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो यूट्राइन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। तो इसको फिर हम मैनेज करना है, यूट्राइन एक्टिविटी को हम इसमें कम करें। ठीक है जी, अब आपको मैं एक और जगह से कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। ठीक है जी, ये तो वही उसकी इंट्रोडक्शन में वही सारी चीज़ें हैं, इनको हम लेक्चर को अब डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी आप देख चुके हो। ये वो पैटर्न है जो कि आपको उसमें आपको याद थोड़ा होना चाहिए।
ECG क्या होंगी? नॉर्मल, सस्पिशियस, पैथोलॉजिकल। उसमें हर चीज़ नॉर्मल है, कुछ नहीं करना। सस्पिशियस में 1 नॉन रीशोरिंग फीचर है, और पैथोलॉजिकल में क्या है? 2 नॉन रीशोरिंग और 1 एबनॉर्मल फीचर। ये बेसलाइन रेट तो आप देख चुके हैं। अब इस ECG में देखो कि आपने बेसलाइन रेट जो है बिटवीन 120 से ऊपर है, 150 से नीचे, बिटवीन 110 एंड 150 है, और वेरिएबिलिटी भी जो है वो मोर देन 10 है, और नीचे यूट्राइन एक्टिविटी भी आप देख सकते हो। तो इट इज़ गुड बेसलाइन वेरिएशन एंड रेट इज बिटवीन 110 एंड 150 बीट्स पर मिनट। लेकिन इसमें एक्सीलरेशन कोई आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हो फीटल ब्रेडिकार्डिया, जो फीटल हार्ट रेट है वो कुछ जगह पे तो 120 से नीचे है, 110 से भी नीचे। ठीक है, इस जगह पे जहाँ पे उन्होंने लेबल किया हुआ है वहाँ पे जो फीटल पीरियड्स विद बेसलाइन फीटल हार्ट रेट इट इज लेस देन 110। टैकीकार्डिया आप देख सकते हैं, इट इज मोर देन, इट इज ऑलमोस्ट, जो बेसलाइन फीटल हार्ट रेट है वो above 150 है, दैट इज ऑलमोस्ट 180। और यूट्राइन एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं। वेरिएबिलिटी भी इस CTG में रिड्यूस्ड है। इसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं कि वेरिएबिलिटी भी इसमें रिड्यूस्ड है, और जो है हार्ट रेट जो है, यानी कि इसमें दो जो है वो इट इज, अब हम इसको पैथोलॉजिकल नहीं कहेंगे, हम इसको नॉन रीशोरिंग कहेंगे। ऑल्दो कि इसमें डीसल नहीं है, लेकिन हार्ट रेट भी ज़्यादा है, दो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, और दो चीज़ें ज़्यादा होगी तो दो चीज़ों में भी हमारी क्या डेफिनेशन थी, दोबारा से देख लेते हैं। दो चीज़ें ज़्यादा अगर हो रही हैं टू नॉन रीशोरिंग, तो इट इज़ ऑल्सो पैथोलॉजिकल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फीटल ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया हो गया। अब इसमें भी आप देख सकते हैं फीटल टैकीकार्डिया, फीटल हार्ट रेट जो है वो बेसलाइन जो है वो उसमें आप देखें तकरीबन 170 पे है। Fetal tachycardia with possible onset of decreased variability during the second stage of labor. Fetal heart rate are 170 to 180 beats per minute and mild variable decelerations are. कुछ स्मॉल सी डिसलेशन भी आ रही है। अब वेरिएबल डिसलेशन जो है, डिसलेशन हमने डिस्कस की 3 टाइप्स, अर्ली, लेट एंड वेरिएबल। अर्ली डिसलेशन वो होती हैं दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, दे स्टार्ट विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, दे एंड विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इनको हम वेरिएबल इसलिए कहेंगे, दे आर अकरिंग विद द यूट्राइन, दे हैव नो रिलेशनशिप, जो डिसलेशन है विद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। आप शुरू में देखें एक डीसल आई है, लेकिन यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कोई नहीं है। इसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन उससे पहले ही डीसल आई है, बजाय उसके के बाद में आती है, उससे पहले ही आती है। तो दीज आर द अर्ली माइल्ड वेरिएबल डिसलेशन, दे कैन बी इग्नोर्ड इजीली स्पेशली इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अब इसमें फीटल टैकीकार्डिया आप देख सकते हैं। ठीक है जी, 180 बीट्स का हार्ट रेट है, और इसके अंदर कोई वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस्ड है। तो उसमें दो फैक्टर हो गए जो चीज़ पैथोलॉजिकल चीज। ये आप बेसलाइन, आइडियल बेसलाइन वेरिएबिलिटी है, जो कि आप देख सकते हैं 130 का हार्ट रेट है, और वेरिएबिलिटी इज मोर देन 10 बीट्स पर। रिड्यूस वेरिएबिलिटी ये आप देख सकते हैं कि इसमें लेस देन 10 बीट्स मिनट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी रिड्यूस वेरिएबिलिटी है। एक्सेलरेशन बड़ी अच्छी एक्सेलरेशन है, नॉर्मल CTG है, हार्ट रेट भी ठीक है 150 की रेंज में, और एक्सेलरेशन भी प्रॉपर है। डिसलेशन, अर्ली डिसलेशन, ये अब आप देख लें। अर्ली डिसलेशन अकरिंग एट द सेम टाइम एज कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ से डिसलेशन आ रही है दे आर मेरे में उसके साथ साथ ही है, उसके साथ ही वो डीसल शुरू हुई, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई और डीसल खत्म हो गई। तो अर्ली डिसलेशन अकरिंग एट द सेम टाइम एज कॉन्ट्रैक्शन। सो ये अर्ली डिसलेशन होती हैं, ये इतनी डीप भी नहीं होती, शैलो होती हैं, और यूट्राइन एक्टिविटीज के जैसे यूट्राइन एक्टिविटी खत्म होती है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल बेसलाइन को टच कर जाता है। ठीक है जी। इसमें भी डिसलेशन है, और उसके साथ वो रिकवर कर ली अर्ली डिसलेशन। अब लेट आ जाते हैं। लेट क्या होता है, वो रिकवर नहीं करती। अब ये देख लें आप, कॉन्ट्रैक्शन आई, फीटल हार्ट कम हुए, लेकिन बाद में लेट रिकवर कर। ये कॉन्ट्रैक्शन आप देख सकते हैं, दे आर द नॉट द मिरर इमेजेस। उसके बाद में फीटल हार्ट परसिस्ट, जो डिसलेशन परसिस्ट आफ्टर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हैज बीन फिनिश्ड।
ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आप देख सकते हैं। लेट डिसलेशंस है और परसिस्टिंग आफ्टर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये लेट डिसलेशंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल इनिशियली है, परसिस्ट कर रही है, नो वेरिएबल डिसलेशन, नो रिलेशनशिप विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कैन अकर एट एनी टाइम। अब यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, दरमियान वाली आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखिए, उसमें कोई डिसलेशन नहीं है। इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पहले है, वो बाद में आपकी कॉन्ट्रैक्शन। These are also variable desolations. This is a sinusoidal pattern. ठीक है जी, तो आई होप कि आपको काफ़ी इसकी नो-हाउ हो गई होगी। So this is the end of the today's lecture. कल हम जो है वो फिर डॉक्टर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।